130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ ये दरखास्त है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी है। नवाज शरीफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल इस्तेमाल करार दी गई है। जी हाँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मियां नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की दरखास्त ताखीर से दायर करने का नुक्ता उठाया है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA-130 से इलेक्शन हारने के बाद मियां नवाज शरीफ की जो कामयाबी है उसके नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था और इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने की। और समाअत के दौरान जो है नवाज शरीफ के जो वकील हैं बैरिस्टर असदुल्लाह एडवोकेट, उन्होंने कहा कि जो उज़रदारी की दरख्वास्त दायर करने की मुद्दत थी उसके गुजर जाने के बाद ताख़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये उज़रदारी की दरख्वास्त दायर की है, इसलिए काबिल समाअत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के कवानीन के तहत उसको वक्त पर दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी, उसने ताख़ीर से दायर की है, लिहाजा इसकी समाअत अब कानून के मुताबिक नहीं हो सकती। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उस बात से इत्तफाक किया और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त थी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, उसको खारिज करार दे दिया है और उसको नाकाबिल समाअत करार दिया है। NA-130 से नवाज शरीफ की कामयाबी पर जो सवाल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उठाए थे वो भी अब मुस्तरद हो गए हैं और उनकी कामयाबी के खिलाफ अब कोई दरख्वास्त जो है अदालतों में ज़ेर समाअत नहीं रही है। जी जमालुद्दीन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। 9 मई केसेस में हुकूमती वकील को फ़ी केस 35 लाख रुपए फ़ीस देने की तजवीज़ सामने आई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने समरी वज़ीर आला पंजाब को एहसाल कर दी। 19 मुकदमात के लिए मजमूई तौर पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए मुआवजा तजवीज़ किया गया। एक्स पोस्ट इफेक्टिव मंजूरी पंजाब हुकूमत से ली जाएगी। 9 मई केसेस के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुनीर अहमद भट्टी का इंतखाब किया गया था। मुनीर अहमद भट्टी को फ़ी केस 35 लाख रुपए की अदायगी ज़िमनी ग्रांट से अदा होगी। एक्स पोस्ट इफेक्टिव पर कानूनी एतराज़ात भी दूर करने की सिफारिशात है और मुनीर अहमद भट्टी की हाई प्रोफाइल 9 मई केसेस में पैरवी के लिए खसूसी तकर्री की गई थी। जी हाँ, 9 मई केसेस में हुकूमती वकील को फ़ी केस 35 लाख रुपए फ़ीस देने की तजवीज़ सामने आई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने समरी वज़ीर आला पंजाब को एहसाल कर दी है। 19 मुकदमा के लिए मजमूई तौर पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए मुआवजा तजवीज़ किया गया। एक्स पोस्ट इफेक्टिव मंजूरी पंजाब हुकूमत से ली जाएगी। 9 मई केसेस के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुनीर अहमद भट्टी का इंतखाब किया गया था। मुनीर अहमद भट्टी को फ़ी केस 35 लाख रुपए की अदायगी ज़मनी ग्रांट से अदा होगी। एक्स पोस्ट इफेक्टिव पर कानूनी एतराज़ात भी दूर करने की सिफारिशात सामने आई है। बात करने के लिए अदी रामे हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक समरी अवानी वज़ीर आला पंजाब को अर्साल की गई है, जिसमें जो प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर को मुंतखब किया गया था 9 मई के केसेस के हवाले से, तो उनके लिए एक ग्रांट सप्लीमेंट्री ग्रांट और उनकी फीस जो है वो अदा करने के लिए सिफारिशात की गई। और इसमें कहा गया है कि 9 मई के केसेस में 19 से ज़ायद केसेस जो है वो प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जो है उनकी पैरवी की, तो उस पर उनकी फ़ी केस 35 लाख रुपए फीस जो है वो मंजूर की है। और मजबूरी तौर पर इन 19 मुकदमात के लिए जो उन्होंने पैरवी की है तो उसके लिए 6 करोड़ 65 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो दिया जाए। और इसके लिए क्योंकि 9 मई के केसेस के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुनीर अहमद भट्टी का इंतखाब जो है वो किया गया था, तब उनकी एक्स पोस्ट इफेक्टिव अप्रूवल भी दी जाएगी और उसके लिए भी सिफारिशात जो है वो की गई हैं। तो मुनीर अहमद भट्टी को फ़ी केस 35 लाख रुपए की अदायगी के लिए अब सप्लीमेंट्री ग्रांट का डिमांड जो है वो की जा रही है कि बजट से बजट निकाल कर फंड जो है वो हुकूमत दे महकमा प्रोसिक्यूशन को, ताकि ये फीस जो है वो सीनियर जो वकील हैं उनको अदा की जा सके। अब इस पर हतमी फैसला जो है वो वज़ीर आला पंजाब करेंगी और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ही ये रकम जो है वो जारी की जाएगी। जी अली रामी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। धुंध के बादल छटते ही आलूदगी ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 516 रिकॉर्ड की गई है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह 800 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। DHA फेज़ 6 में 831, वर्की रोड पर शरह 584 रिकॉर्ड हुई। DHA फेज़ 5 579 और बेदिया रोड पर 477 शरह रिकॉर्ड की गई है। धुंध के बादल छटते ही आलूदगी ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से अपडेट करेंगी समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा, बताएगा मौसम के अहवाल।
جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو پہلے دھند نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. دھند کے بادل چھٹے ہیں تو فضائی آلودگی نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس وقت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر آ چکا ہے اور آلودگی کی شرح 516 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے. شہر کے مختلف علاقوں کا فضائی معیار بھی انتہائی خراب اور مضر صحت ہے. مختلف علاقوں کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اس وقت DH فیز 6 کے اطراف میں سب سے زیادہ آلودگی کی شرح 831 ریکارڈ کی جا رہی ہے. برکی روڈ کے اطراف میں آلودگی کی شرح 584 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے. DH فیز 5 کے اطراف میں 569، جبکہ بیدیاں روڈ کے اطراف میں آلودگی کی شرح 477 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے. ایجیٹن روڈ کے اطراف میں 446، اقبال ٹاؤن کے اطراف میں انڈیکس 429 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جبکہ اسی طرح اگر دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے تو عسکری 10 کے اطراف میں آلودگی کی شرح 347، ماڈل ٹاؤن 328، جبکہ گلبرگ 2 کے اطراف میں آلودگی کی شرح 215 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے. فضائی آلودگی میں صبح کی نسبت اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. صبح جہاں لاہور 14ویں نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا تھا، پہلے نمبر پر آ چکا ہے اور اس وقت جو ہے صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک اور خطرناک قرار دی جا رہی ہے. اور ماہرین شہریوں سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ فضائی آلودگی بڑھ چکی ہے شہر میں، تو شہری بغیر ماسک کے جو ہے وہ گھروں سے نہ نکلے. کوشش کریں کہ غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے. رات کے اوقات میں ڈائننگ سے بھی گریز کیا جائے. خاص کر جو بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو خاص احتیاط کی اپیل کی جا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے رہیں. دوسری جانب اگر موسم کے حوالے سے بات کری جائے تو صبح سے ہی سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. کبھی آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہے تو کبھی سورج جلوہ گر ہو جاتا ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ شہر لاہور کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں. ہوا میں نمی کا تناسب 63% ہے اور اس وقت 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے. سردی اور کنکے کی شدت میں شام جیسے جیسے ہو رہی ہے ویسے ویسے اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور کل سے شہر میں بارش کے بھی امکانات ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں بھی گرج چمک کے ساتھ. جی سمرہ فاطمہ، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. DGLDA کا سٹی 42 کی ڈیفنس روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کی خبر پر نوٹس اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 5 عاطف امتیاز معطل کر دیے گئے. ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ افسران نے غیر قانونی تعمیر کی ذمہ داری کا ملبہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پر گرا دیا ہے. مزید کیا بتایا گیا بتائیں گے در نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی در نیاب. جی بالکل، گزشتہ روز یہ سٹی 42 نے خبر نشر کی تھی کہ ڈیفنس روڈ پر خیابان یمین کے بالکل متصل مین مرکزی روڈ پر یہ پلازا بنایا جا رہا تھا اور پلرز پہ غیر قانونی طور پر کنسٹرکشن کی جا رہی تھی، جو کہ کسی صورت بھی نان کمرشل روڈ پہ ریزیڈینشیل الاؤ نہیں ہے. اس خبر کا DGLDA محمد طارق فاروق نے نوٹس لیا ہے اور فوری طور پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ عاطف امتیاز کو معطل کر دیا گیا ہے، نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ حکام نے یہ تمام ذمہ داری غیر قانونی پلازے کے بننے کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر پہ عائد کی تھی، جس کے بعد معطلی کے احکامات جاری کیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ در نیاب آپ کا. پنجاب اسمبلی نے دی پنجنت یونیورسٹی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے. دی نیکسس یونیورسٹی سیالکوٹ ترمیمی بل 2025 کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. دونوں بل حکومتی رکن رانا ارشد کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جان لیں گے راؤد الشاد حسین سے، بتائیے گا. بالکل جی، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں آ رہا ہے کہ جب وہ کارروائی کے دوران پنجنت یونیورسٹی سے متعلق جو بل تھے وہ جو ہے وہ پیش، تو ان بلز کو کیا گیا. پرائیویٹ یونیورسٹیز کے بل بھی منظور کیے گئے ہیں، جبکہ اجلاس میں پنجاب مجرمانہ استغاثہ سروس ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے. اجلاس میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر پنجاب بل بھی پیش کیا گیا ہے. اسی طرح سے پنجاب ملازمین کارکردگی نظر احتساب ترمیمی بل بھی پیش کیا گیا ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ جو ہے وہ دیگر یونیورسٹیز کی اگر بات کی جائے اور تو جو وہ چیف ویب مسلم نون رانا محمد ارشد نے یہ جو بل ہیں یہ جمع کرے، لیکن اس ساری صورتحال میں آپ کو بتائیں کہ پہلے جی راؤد الشاد حسین، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چیلنج گروپ ٹیکسٹائل سیکٹر کی اسپیشل اکانومک زون کی افتتاحی تقریب صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کا شرکا سے اظہار خیال کے دوران کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں. چائنیز CG ہے، کونسل جنرل ایکسلنسی، وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور مسٹر وانگ چیئرمین چیلنج گروپ. ان کا چائنا میں جو ہے بہت بڑا یہاں ٹیکسٹائل گروپ ہے اور ہزاروں ایکڑوں پر ان کی فیکٹریز ہیں چائنا میں. ان کا جو چائنا میں سیٹ اپ ہے وہ پچھلے سال جو ہے دسمبر میں نے وزٹ کیا تھا اور آلریڈی ان کی ایک فیکٹری ہے یہاں پر
काफ़ी सालों से, और अब जो है ये 2 और फैक्ट्रियाँ जो हैं ये लगाने जा रहे हैं, और ये 2 और जो टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ लगने जा रही हैं यहाँ पर जो है मैं ये बताता जाऊँ कि ऑलरेडी इन्होंने मशीनों की एलसियाँ जो हैं इन 2 फैक्ट्रीज़ के लिए ऑलरेडी जो है इन्होंने ऑर्डर कर दी हैं, और 1 साल के अंदर इनका प्लान है प्रोडक्शन में आने का, और कम से कम 20 से 25 हज़ार जो मकामी लोग हैं उनको जो है ये इन 2 फैक्ट्रियों में जो है नौकरियां जो हैं वो दी जाएंगी। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा, जो पहले भी ये ब्रांड्स बना रहे हैं यहाँ पर इधर लाहौर में, वो बड़े मशहूर ब्रांड्स हैं, जिस तरह रीबॉक है, नाइकी है, ब्लू ईगल है, वो पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो है बड़ा मेन रोल CM पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा का है, और उनकी भी इस ग्रुप से जो है वो मीटिंग हुई, और जो है इनको कायल किया गया कि किसी किस्म की आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपके जितने भी मज़ीद कोई NOCs हैं वो भी टाइम से हो जाएंगे। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि चैलेंज ग्रुप टेक्सटाइल जो ग्रुप है ये 2 और फैक्ट्रियाँ जो है वो यहाँ पर जो है वो लगाने जा रहे हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की टाउनशिप UC 232 में आमद हुई लीगी कारकुनान के साथ मुलाकात, मसाइल पर बातचीत की गई। साबिका चेयरमैन अजमल हाशमी की सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा गया है। इस हवाले से जान लेंगे, अरबाज खान से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप UC 232 में, जहाँ पर सूबाई वज़ीर सेहत और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की आमद हुई। लीगी कारकुनान से मुलाकात की, उनकी गमी खुशी के अंदर शरीक हुए, साथ ही साथ साबिका चेयरमैन अजमल हाशमी की सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उनसे बात करते हैं। सर हमें बताइएगा, अपने लोगों से मिल रहे हैं, उनकी खुशियों में शरीक हो रहे हैं, नून लीग के अंदर शमूलियत भी लोग कर रहे हैं, इस सारी तकरीब, इस सारी मुलाकात के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो अजमल हाशमी की आज सालगिरह है, जो सबको पता है कि मेरा बिल्कुल सगे भाई की तरह है, और मुझे अपने सगे भाइयों से ज़्यादा अजीज़ है। हम इसको सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद भी देते हैं, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज मरीम नवाज शरीफ साहबा की मेहनत जो है उसका समर मिलना शुरू हो गया है। उसका समर इस सूरत में भी मिल रहा है कि सुबह आगे जा रहा है, आज ग्रीन बसेज आ रही हैं, आज जो है वो सुथरा पंजाब के नाम पे सफाई सुथराई हो रही है, आज अल्लाह के फजल से हेल्थ के इनकलाब की सूरत में लोगों को घर के दरवाजे पे दवाई मिल रही है, आज नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल का इफ्तिताह होने जा रहा है, आज पूरे सूबे में कैथ लैब्स लग रही हैं, दिल के मरीजों को अब दूर दराज से लाहौर या मुल्तान नहीं आना पड़ेगा, अब अपने शहर में ही उनके स्टंट्स भी डलेंगे, उनका इलाज भी होगा। तो इंशाल्लाह मरीम नवाज अल्लाह के फजल से इस वक्त सुपर CM एम ही नहीं बन गई, वो रोल मॉडल बन गई है उन तमाम लोगों के लिए जिनको पता होना चाहिए कि अपने सूबे में अपने लोगों के लिए क्या काम करना है। तो ये जो खिदमत का सफ़र मरीम नवाज का है, ये इंशाल्लाह जारी रहेगा, और अजमल हाशमी इसके साथी और हम सब मिलकर इस सफ़र में मरीम के दस्तोबाजू बनेंगे, और पंजाब अल्लाह के फजल से तरक्की करेगा और इंशाल्लाह आगे जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना है, खिदमत का सफ़र जो है वो जारी है। जी अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।